ज़रा सोचो, अगर एक ऐसी फैमिली हो जिनके पास 1800 से भी ज़्यादा लग्जरियस मैंशंस हैं, 100 से भी ज़्यादा विंटेज लग्जरियस कार्स, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स और 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आर्ट कलेक्शन। बट हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी आज तक इस फैमिली का कोई भी आदमी फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में दूर दूर तक कभी भी दिखाई नहीं देता। ये कहानी एक ऐसे परिवार की जो पिछले 200 सालों से दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा है। मगर शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस परिवार को ठीक तरह से जानता हो। ये लोग ज़्यादातर ना ही किसी को दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं, मगर चुपचाप काम करके भी आज पूरा यूरोप इनके कंट्रोल में है। द रोथस्चाइल्ड फैमिली एक ऐसा परिवार जिसने शुरुआत की थी 18वीं सेंचुरी में लोगों को छोटे छोटे पैसे देने वाले बिजनेस से, और आज ये फैमिली पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को इस तरह से कंट्रोल करती है कि दुनिया में होने वाली कोई भी बड़ी बैंकिंग डील इन लोगों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। और यह तो कुछ भी नहीं है, इनके अलावा इनके माइनिंग, ऑयल एंड गैस, वाइन, लग्जरी होटल और कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनसे ये फैमिली हर रोज़ करोड़ों रुपए कमाती है। पर यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर ये फैमिली इतनी पावरफुल है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो फिर लोग इनके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं जानते, ये किसी को दिखाई या सुनाई क्यों नहीं देते। और सबसे ज़रूरी, आखिर इस फैमिली के पास ऐसा क्या खास है जो आज ये पूरे यूरोप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बात से शुरू करते हैं। जब एक इजिप्शियन मनी लैंडर ने अपने 5 बेटों के साथ मिलकर इस दुनिया के पूरे फाइनेंस सिस्टम को बदल दिया। साल था 1757। जंग फ्रैंकफर्ट के जुडांगिस गेटों में रहने वाला 13 साल का बच्चा मेयर एमिशल रोथस्चाइल्ड साइमन वुल्फ ओपेनहाइमर नाम की एक बैंकिंग फर्म में काम करना शुरू करता है, और 6 साल के बाद 1763 तक वहीं पर काम करता है, जहां पर काम करते करते मेयर एमिशल फॉरेन ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज के बारे में कई चीज़ सीखते हैं। इसके बाद वो अपने शहर फ्रैंकफर्ट वापस आते हैं और वहाँ पर वो रेन कॉइन्स की ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। फिर 11 साल लगते हैं और 1774 तक उनका ये बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर उनको किसी ने ये बताया कि मार्केट में लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है और आपके पास पैसा है, तो अब लोगों को लोन क्यों नहीं देते। इसके बाद उनको भी लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। इसके बाद वो उन लोगों को लोन देना शुरू करते हैं। पर होता कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे जो ये लोन का बिजनेस था उनका मेन बिजनेस बन जाता है। यही वो टाइम था जिससे शुरुआत होती है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की, जिसको आप सब लोग अपने आसपास देखते हो। फिर 1790 में मेयर एमिशल अपने इस बैंकिंग बिजनेस को पूरे यूरोप में फैलाने का सोचते हैं, जहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है अपने इन 5 बेटों की। पर उस टाइम में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। पर ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए 1719 का यूरोप कैसे दिखता था उसको समझते हैं। तो देखो, 1779 से लेकर 1815 तक का जो टाइम था उसको कहा जाता है नेपोलियनिक एरा, क्योंकि उस टाइम में नेपोलियन ने खुद को यूरोप का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। इसकी वजह से सर्व तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी। अब क्योंकि ये सभी वार्स काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी, जिसको देखते हुए मेयर एमिशल को अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और इस काम को करने के लिए वो अपने तीसरे बेटे नेथन मेयर वन रोथस्चाइल्ड को 1798 में ब्रिटेन भेज देते हैं। नेथन जो है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो करी थी मैनचेस्टर में टेक्सटाइल मिल को खोलकर, पर जल्दी वो लंदन शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ पर वो लंदन में रोथस्चाइल्ड बैंक की एक ब्रांच को खोलते हैं, और यहीं से शुरू होता है जंग से पैसे कमाने का बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसने नेथन रोथस्चाइल्ड को फैमिली का सबसे पावरफुल और अमीर आदमी बना दिया। नेथन रोथस्चाइल्ड के बैंक ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया ऐसे कई सारे और देशों को मिलिट्री के लिए फंड्स दिए थे। वार के टाइम पर किसी भी कंट्री को फंड मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता था। नेथन अपने हिसाब से फंड्स पर हाई इंटरेस्ट लगाकर देता था, जिसकी वजह से देखते ही देखते 19वीं सेंचुरी तक रोथस्चाइल्ड बैंक का बिजनेस पूरे यूरोप में फैल चुका था। इसी की वजह से उनके लिए इन्वेस्टर्स और अदर बैंक से फंड रेज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर एक जो वजह थी वो थी करेंसी एक्सचेंज। वार की वजह से अलग अलग कंट्री की करेंसी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगी थी, मगर जो रोथस्चाइल्ड का बैंक था वो इन वार्स को फंड कर रहा था।
उन्हें पहले से ही पता था कि वार कहाँ पर और कब होने वाली है, तो इन फ्लक्चुएशन को स्टडी करते हुए सही टाइम पर करेंसी को खरीद के रखना और टाइम आने पर करेंसी को बेच देना, ये सब कुछ करके भी रोथस्चिल्ड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। शुरुआत के दिनों से जो रोथस्चिल्ड फैमिली है उनके पास सबसे बड़ा हथियार रहा है उनका नेटवर्क। उस वक्त पूरे यूरोप में अगर किसी के पास सबसे ताकतवर नेटवर्क था तो वो थी रोथस्चिल्ड फैमिली। इन नेटवर्क के थ्रू ये फैमिली लोगों को फंड ट्रांसफ़र करती थी और कम्युनिकेट भी करती थी। अब नेथन में रोथस्चिल्ड को लेकर उस ज़माने में सबसे पॉपुलर स्टोरी ये है कि नेपोलियन के ख़िलाफ़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैटल ऑफ वाटरलू करी थी उसका रिज़ल्ट नेथन मायर को पहले से पता था। इसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने मार्केट के अंदर ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया कि नेपोलियन ये जंग जीत चुका है, जो ब्रिटिश स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करने वाली है। लोगों को इस बात पर और यकीन दिलाने के लिए उन्होंने अपने सारे शेयर्स भी बेच दिए। इसको देखते हुए आम लोगों के बीच में पैनिक शुरू होने लगा और उन्होंने भी अपने सारे स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। सिंपल सी बात है, स्टॉक्स बेचने की वजह से मार्केट के अंदर स्टॉक की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो गई और उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से जो इन स्टॉक्स के प्राइस थे वो ऑल टाइम लो पर आ गए। फिर क्या था, जो मिला जहाँ से मिला नेथन ने सारे स्टॉक्स कौड़ियों के दाम पर खरीद लिए। फिर उसके अगले दिन जब ब्रिटिश आर्मी की बैटल ऑफ वाटरलू जीतने की खबर आती है तो सारे स्टॉक्स बूम करने लगे। और प्रॉफिट किसका? नेथन मायर रोथस्चिल्ड का। इस फैमिली को और डिटेल में जानने के लिए पहले हम 5 रोथस्चिल्ड ब्रदर्स को देखते हैं, जो थे एम्चल मेयर रोथस्चिल्ड, सैलमन मेयर रोथस्चिल्ड, नेथन मेयर रोथस्चिल्ड, जेम्स मेयर रोथस्चिल्ड और कार्ल मेयर रोथस्चिल्ड। रोथस्चिल्ड फैमिली ने अपने बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा पकड़ बनाई। आज भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर यूरोप में जो रोड्स बने हुए हैं वो रोथस्चिल्ड बैंक के लोन से बने हुए हैं। उस टाइम इनके बैंक्स ने अकेले सिर्फ गवर्नमेंट को मिलिट्री फंड्स के लिए सपोर्ट नहीं करा, बल्कि यूरोप की डेवलपमेंट में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा सहायता की। इन लोन्स के इंटरेस्ट की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया एंड आल्सो बहुत सारी न्यू कंपनीज को भी ओपन किया, जैसे माइनिंग की, डायमंड की कंपनी एंड अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये अपनी इतनी ज़्यादा वेल्थ को संभाल कर कैसे रख पाए। तो देखो, रोथस्चिल्ड फैमिली की सक्सेस को अगर हम ध्यान से समझें तो उनकी सबसे ज़्यादा पकड़ बैंकिंग सेक्टर पर है। ये लोग यूरोप की हर कंट्री में इतना ज़्यादा बैंक इस्टेब्लिश करते गए और आज सबसे ज़्यादा यूरोप के बैंक्स पर मेजर कंट्रोल इनका ही है। आज के टाइम पर बैंकिंग बोर्ड्स एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जो कंट्री के बॉन्ड्स होते थे उनका फ़ायदा इस फैमिली को मिला। इनको फ़ायदा ये मिला कि पूरे यूरोप में इस फैमिली की बैंक ब्रांचेस थीं। अगर एक बैंक की ब्रांच में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते थे तो वो बॉन्ड्स को किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनके इन्वेस्टर नेटवर्क को। इसलिए आज पूरे यूरोप के अंदर जो रोथस्चिल्ड फैमिली है उनके पास सबसे बड़ा और पावरफुल इन्वेस्टर नेटवर्क है। इस फैमिली के सक्सेसफुल होने का एक और कारण भी है, जो है डाइवर्सिफिकेशन। इस फैमिली ने पहले से ही फ्यूचर को देखते हुए सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिनके रिटर्न्स इनको आज भी आ रहे हैं। रोथस्चिल्ड फैमिली एक जीविश फैमिली है। आज की डेट में ये फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है? आज की डेट में इनके फैमिली मेम्बर्स का नंबर इतनी जनरेशन के बाद 100 से भी ज़्यादा हो चुका है और ये 100 से ऊपर जितने भी लोग हैं इन सब के पास रोथस्चिल्ड फैमिली से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं इन सब के शेयर्स हैं। आज की जनरेशन का रोथस्चिल्ड की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं नेथानियल रोथस्चिल्ड, जेकब रोथस्चिल्ड के बेटे। ये स्विट्ज़रलैंड में सेटल्ड एक बिजनेसमैन है और अमीर रोथस्चिल्ड में से एक हैं। इसके बाद आते हैं डेविड मेयर रोथस्चिल्ड, जो सर 11 दे रोथस्चिल्ड के बेटे हैं। आज की डेट में ये एक बिजनेसमैन के अलावा एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और एडवेंचरर भी हैं। फिर इन सबके बाद रोथस्चिल्ड कंपनी के अभी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर दे रोथस्चिल्ड। इन्होंने 2008 में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था एंड 2018 में उन्होंने अपने फादर डेविड दे रोथस्चिल्ड को सक्सीड किया एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। जो सालों पहले मेयर एम्चल रोथस्चिल्ड ने जर्नी शुरू करी थी उसको आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है। पर बात यह है कि उनकी वेल्थ के अंदर इतने सारे मेंबर्स होने की वजह से ना तो कोई उनमें से टॉप बिलियनियर की लिस्ट में आता है और ना ही इनके बारे में ज़्यादा बातचीत होती है। लेकिन अगर बात करें नेटवर्क और इन्फ्लुएंस की तो रोथस्चिल्ड फैमिली तकरीबन पूरे यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट्स को आज तक कंट्रोल करती है। बस फ़र्क ये है कि
इनकी जो ये पावर है ये इनकी फैमिली के कई सारी मेंबर्स के बीच में डिवाइड है, इसलिए इनकी जो पावर ऑफ वेल्थ है इतनी आसानी से किसी को दिखाई नहीं देती। अब इन सब के बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ कि आखिर इस पूरी केस स्टडी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। पावर ऑफ यूनिटी। जो रोचर्ड फैमिली है उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनकी फैमिली मेम्बर की यूनिटी। इंडिविजुअल वेल्थ के ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स फैमिली की वेल्थ पर फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी हर एक अगली जनरेशन को प्रॉपर तरीके से बिजनेस को संभालना सिखाया है। 250 साल के बाद भी ये फैमिली पूरे यूरोप के फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कर रही है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें रोचर्ड फैमिली की जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। अगर आप ब्लैक रॉक या वैनगार्ड कंपनी पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप रिसेंट डायनासोर डिस्कवरी को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।